नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अनुपात विश्लेषण वाले अध्याय में स्वतंत्र समता अनुपातों को पढ़ने वाले हैं। देखिए, स्वतंत्र समता अनुपात में कौन कौन से अनुपात होते हैं, उन अनुपातों में हम राशियों की गणना के लिए कौन कौन सी मदें शामिल करते हैं, इसके लिए हमने एक क्लास पहले लगा ली है। तो आप उस क्लास को ज़रूर अटेंड करें, उसका वीडियो देखें। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्वतंत्रता अनुपात के कुछ सवाल करने वाले हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देखें, पूरी क्लास अटेंड करें ताकि आपको सभी प्रश्न समझ में आ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज स्वतंत्रता अनुपात। देखिए, सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न सूचनाओं से ऋण समता अनुपात, स्वामित्व अनुपात व स्वतंत्र समता अनुपात की गणना कीजिए। और हमारे पास दिया गया इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 लाख रुपये, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000 रुपये, जनरल रिजर्व 80,000 रुपये, सिक्योरिटी प्रीमियम 70,000 रुपये, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख रुपये, 8% डिबेंचर 6 लाख रुपये, बैंक लोन 2 लाख रुपये, क्रेडिटर 30,000 रुपये और बीपी 20,000 रुपये। देखिए, सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने देखा है कि जो टोटल लायबिलिटीज़ होती है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं: शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। और जो टोटल एसेट्स है उसको नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में बांटते हैं। अगर इससे कि हमें पूरी जानकारी है, पूरा ज्ञान है, तो हम किसी भी राशि की गणना कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें अन्य राशियाँ दी गई हो तो। अब लायबिलिटीज़ की बात करते हैं तो शेयर होल्डर फंड होता है वो तो इंटरनल लायबिलिटीज़ होती है, और नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ जब दोनों को मिला देते हैं तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, बाहरी दायित्व कहलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है ऋण समता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का सूत्र हो गया एक्सटर्नल लायबिलिटीज बटा इंटरनल लायबिलिटीज, यानी बाहरी दायित्व में आंतरिक दायित्व का भाग लगाना। अब बाहरी दायित्व में हमने बात की कि बाहरी दायित्व में नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज को जोड़ते हैं। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया, डिबेंचर हो गया, ये राशि शामिल करते हैं। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, ये सब राशियाँ हम शामिल करते हैं। तो देखिए, एक्सटर्नल लायबिलिटीज थोड़ा वर्किंग नोट मैंने नीचे बना रखा है। तो वर्किंग नोट में हमने क्या क्या लिया? एक्सटर्नल लायबिलिटीज के अंतर्गत डिबेंचर, बैंक लोन, क्रेडिटर, बीपी, इन सबको ले लिया तो 6 लाख प्लस 2 लाख प्लस 30,000 प्लस 20,000 जोड़ने पर आ गया एक्सटर्नल लायबिलिटीज 8,50,000। इंटरनल लायबिलिटीज शेयर होल्डर फंड एक ही होता है। तो इंटरनल लायबिलिटीज में हम क्या क्या लेते हैं? इंटरनल लायबिलिटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सभी रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस सभी आ जाते हैं। तो इसमें हमने देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल ले लिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लिया, जनरल रिजर्व ले लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम ले लिया और प्रॉफिट एंड लॉस ले लिया। इन सभी राशियों की जोड़ लगाते हैं तो जोड़ आई है 6,50,000 रुपये। तो इंटरनल लायबिलिटीज कितनी आ गई? 6,50,000 रुपये। तो 8,50,000 में जब 6,50,000 का भाग लगाएंगे, हल करने पर आएगा 1.31 अनुपात 1। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना आ गया? 1.31 अनुपात 1। इसका मतलब ये अनुपात हमें ये बताता है कि जो बाहरी दायित्व है वो आंतरिक दायित्व का 1.31 है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दूसरा है स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का सूत्र होता है इंटरनल इक्विटीज या शेयर होल्डर फंड बटा टोटल एसेट्स। देखिए, इंटरनल लायबिलिटीज या शेयर होल्डर फंड की गणना हम ऊपर कर चुके हैं, 6.5 लाख रुपये है। अब हमें निकालनी है टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स का सूत्र होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्लस इंटरनल लायबिलिटीज या नॉन करंट इंटरनल एक्सटर्नल लायबिलिटीज बटा प्लस इंटरनल लायबिलिटीज हो गया टोटल लायबिलिटीज। और टोटल लायबिलिटीज होती है वो टोटल एसेट्स के बराबर होती है। ठीक है, या टोटल एसेट्स हम ऐसे निकाल सकते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो हमारे पास एक्सटर्नल लायबिलिटीज और इंटरनल लायबिलिटीज दोनों दे रखी है। तो टोटल लायबिलिटीज बराबर एक्सटर्नल लायबिलिटीज तो आई थी 8,50,000 रुपये, इंटरनल लायबिलिटीज आई थी 6,50,000 रुपये। तो टोटल लायबिलिटीज होगी 15 लाख रुपये। तो जितनी टोटल लायबिलिटीज होती है उतना ही टोटल एसेट्स होता है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए हमने 6.5 लाख में 15 लाख का भाग लगाया तो आंसर आ गया 0.43 अनुपात 1। ठीक है, अब हमने बात की थी कि जो प्रोप्राइटरी रेशियो और सोल्वेंसी रेशियो है उन दोनों की जोड़ 1 के बराबर होती है। दोनों की जोड़ 1 के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल लायबिलिटीज और इंटरनल लायबिलिटीज यानी प्रोप्राइटरी रेशियो और
सॉल्वेंसी रेशियो दोनों में टोटल एसेट्स का भाग लगाते हैं और टोटल एसेट्स बराबर टोटल लायबिलिटीज होती है, तो इन दोनों का जोड़ है वो 1 के बराबर होता है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो 0.43 आया है, तो सॉल्वेंसी रेशियो कितना आएगा, तो सॉल्वेंसी रेशियो बराबर 1 माइनस प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर 1 माइनस 0.43 बराबर 0.57 आएगा। सॉल्वेंसी रेशियो कितना आएगा 0.57। चले हल करके देख लेते हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियो का सूत्र हो गया एक्सटर्नल लायबिलिटीज बट्टा टोटल एसेट्स। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितनी थी 8,50,000 रुपये और टोटल एसेट्स थी 15 लाख रुपए। तो हल करने पर आ गया 0.57 अनुपात 1। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। निम्न सूचनाओं से ऋण क्षमता अनुपात, स्वामित्व अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात की गणना कीजिए। चलिए करते हैं। हमारे पास क्या क्या दिया गया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 50,000 रुपये, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 75,000 रुपये, करंट लायबिलिटीज है 37,500 रुपये, नॉन करंट एसेट्स है 2,70,000 रुपये, करंट एसेट्स है 67,500 रुपये। देखिए हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज दी गई है, करंट लायबिलिटीज दी गई है, नॉन करंट एसेट्स दिया गया है, करंट एसेट्स दिया गया है, लेकिन इंटरनल लायबिलिटीज यानी शेयर होल्डर फंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अगर हमने इनका वर्गीकरण अच्छे तरीके से पढ़ रखा है कि टोटल लायबिलिटीज में क्या क्या आती है, टोटल एसेट्स में क्या क्या आता है, तो हम आसानी से भी किसी भी मद को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास है वो नॉन करंट लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है और करंट लायबिलिटीज दे रखी है। तो हम जब टोटल लायबिलिटीज में से इन दोनों को घटा देते हैं तो इंटरनल लायबिलिटीज यानी शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। इसको हल कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले सूत्र है डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर एक्सटर्नल लायबिलिटीज बटा इंटरनल लायबिलिटीज। देखिए किताब में इसको इक्विटीज के नाम से भी लिख रखा है, तो आप इक्विटीज भी लिख सकते हैं और लायबिलिटीज भी लिखते हैं। तो इंटरनल इक्विटीज बटा इंटरनल लायबिलिटीज या एक्सटर्नल लायबिलिटीज बटा इंटरनल लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं। देखिए एक्सटर्नल लायबिलिटीज या टोटल डेब्ट्स कैसे निकालेंगे, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस करंट लायबिलिटीज, तो इनको जोड़ने पर राशि आ गई 1,62,000 रुपये, 50,000 प्लस 75,000 प्लस 37,500 रुपये। और टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स में हमारे पास नॉन करंट एसेट्स दे रखे 2,70,000, करंट एसेट्स दे रखे 67,500 रुपये। तो दोनों को जोड़ने पर टोटल एसेट्स आ गया 3,37,500। तो जितनी टोटल एसेट्स होती है उतनी टोटल लायबिलिटीज़ होती है। तो इंटरनल लायबिलिटीज़ को हम कैसे निकालेंगे, टोटल लायबिलिटीज़ माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ की हमने ऊपर गणना की थी 1,62,500 रुपये। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में क्या क्या शामिल होती है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ प्लस करंट लायबिलिटीज़ दोनों को शामिल कर लेते हैं। तो 3,37,500 में से 1,62,500 घटा दिया तो 1,75,000 रुपये आ गया इंटरनल लायबिलिटीज़। अब सूत्र के हिसाब से संख्या रखेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ 1,62,500 और इंटरनल लायबिलिटीज़ है वो 1,75,000। हल करने पर आ गया 0.93 अनुपात 1। अब निकालेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो स्वामित्व अनुपात। तो स्वामित्व अनुपात का सूत्र होता है इंटरनल लायबिलिटीज़ बट्टा टोटल एसेट्स या शेयर होल्डर फंड बट्टा टोटल एसेट्स भी लिखते हैं इसको। तो इंटरनल लायबिलिटीज़ कितनी आई थी 1,75,000 रुपये बटा टोटल एसेट्स 3,37,500 रुपये। तो हल करने पर आ गया ये 0.52 अनुपात 1। इसी तरीके से सॉल्वेंसी रेशियो निकालेंगे। सॉल्वेंसी रेशियो का सूत्र है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ बटा टोटल एसेट्स। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ आई थी 1,62,500 रुपये और टोटल एसेट्स है 3,37,500 रुपये। हल करने पर आ गया 0.48 अनुपात 1। तो देखिए मैंने बताया था कि प्रोप्राइटरी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो 0.52 है और सॉल्वेंसी रेशियो 0.48 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। चलिए देखिए जब शोधन क्षमता अनुपात की बात करते हैं तो शोधन क्षमता अनुपात में हमने 4 सूत्र देखे थे, 4 प्रकार के अनुपात देखे थे, ऋण क्षमता अनुपात, स्वामित्व अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात और ब्याज व्याप्ति अनुपात। ब्याज व्याप्ति अनुपात को ब्याज आवरण अनुपात या ऋण सेवा अनुपात के नाम से भी जाना जाता है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा। तो ऋण क्षमता ब्याज व्याप्ति अनुपात का एक प्रश्न हम देखते हैं। रोहिणी लिमिटेड के 4 लाख के 5% ऋण पत्र है, ब्याज व कर से पूर्व इसका लाभ 1,50,000 है, ब्याज व्याप्ति अनुपात की गणना कीजिए। तो देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि किसी भी संस्था के जो कर व ब्याज से पूर्व के लाभ है वो उस संस्था द्वारा चुकाई जाने वाले स्थायी ब्याज का कितना गुना है। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में हम फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस का भाग लगा देंगे। तो हमारा प्रॉफिट तो 1,50,000 रुपये और ब्याज है, तो ब्याज की राशि की देखिए नीचे गणना कर लिखी है कि 4 लाख के ऋण पत्र 5% की दर से ब्याज कितना हो गया 20,000 रुपये। तो 20,000 का भाग लगा देंगे
तो आ गया 7.5 टाइम्स, यानी जो वित्तीय इस संस्था के लाभ है वो ब्याज का 7.5 गुना है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और करते हैं। नीरज लिमिटेड की पुस्तकों से निम्न शेष लिए गए। शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए, जनरल रिजर्व 2,04,000 रुपये, प्रॉफिट एंड लॉस 1,87,000 रुपये, 11% डिबेंचर 2 लाख रुपए, करंट लाइबिलिटीज 2,09,000 रुपये, नॉन करंट एसेट्स 5,60,000 रुपये, स्टॉक 1,98,000 रुपये, ट्रेड रिसीवेबल 3,70,000 रुपये, कैश 72,000 रुपये। हमें निम्न अनुपातों की गणना करनी है। चालू अनुपात, त्वरित अनुपात, ऋण समता अनुपात, स्वामित्व अनुपात और सौदन समता अनुपात। देखिए हमारे पास सब कुछ दिया गया है। शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो शेयर होल्डर फंड या इंटरनल लायबिलिटीज की गणना हो जाएगी। उसके बाद में डिवेंचर, करंट लायबिलिटीज, इन दोनों को जोड़ेंगे तो नॉन करंट लायबिलिटीज की गणना हो जाएगी। उसके बाद में नॉन करंट एसेट्स दे रखा है, स्टॉक 1,98,000 रुपये, ट्रेड रिसीवेबल 3,70,000 रुपये और कैश 72,000। इन तीनों को, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल और कैश को जोड़ेंगे तो करंट एसेट्स की गणना हो जाएगी। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले करंट रेशियो का सूत्र हो गया करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स में मैंने बताया कि स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल और कैश को जोड़ेंगे तो करंट एसेट्स आ जाएगा। तो करंट एसेट्स बराबर स्टॉक प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश, 1,98,000 प्लस 3,70,000 प्लस 72,000 जोड़ने पर आ गया 6,40,000। और करंट लायबिलिटीज है वो तो पर्सन में दे रखी है। करंट लायबिलिटीज 2,09,000 रुपये है। तो 6,40,000 में 2,09,000 का भाग देंगे तो शून्य से शून्य काट दिए, 640 में 209 का भाग लगाया तो आंसर आ गया 3.06 अनुपात 1। अगला है क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो। तो क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो का सूत्र हो गया लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज तो ऊपर दे रखी है 2,09,000 रुपये। लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हैं? लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए करंट एसेट्स में से स्टॉक या प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम घटा देते हैं। तो करंट एसेट्स ऊपर है अभी 6,40,000, उसमें से 1,98,000 स्टॉक को घटा देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे पास है नहीं, तो लिक्विड एसेट्स आ गई 4,42,000। तो सूत्र के हिसाब से संख्या रखेंगे 4,42,000 बटा 2,09,000, 0 से 0 काट दिए, 442 में 209 का भाग लगाएंगे 2.11 अनुपात 1। तीसरा है डेप्ट इक्विटी रेशियो, ऋण समता अनुपात। तो इसका सूत्र हो गया एक्सटर्नल लायबिलिटीज बटा इंटरनल लायबिलिटीज। और इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं शेयर होल्डर फंड बटा टोटल डेप्ट, नहीं सॉरी टोटल डेप्ट बटा शेयर होल्डर फंड। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है वो टोटल डेप्ट के बराबर होती है और जो इंटरनल लायबिलिटीज होती है वो शेयर होल्डर फंड के बराबर होती है। अब इसकी गणना कैसे करेंगे? देखिए एक्सटर्नल लायबिलिटीज की गणना के लिए हमने ऊपर देखा कि डिबेंचर और करंट लायबिलिटीज सिर्फ दो ही आइटम हमारे पास है जिनको जोड़ने पर हम बाहरी दायित्व की गणना कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज या टोटल डेप्ट बराबर डिबेंचर प्लस करंट लायबिलिटीज। डिबेंचर 2 लाख है, करंट लायबिलिटीज 2,09,000, जोड़ने पर आ गया 4,09,000। इंटरनल लायबिलिटीज की हम बात करते हैं तो इंटरनल लायबिलिटीज में हमारे पास शेयर कैपिटल था, जनरल रिजर्व था, प्रॉफिट एंड लॉस था। तो तीनों को जोड़ने पर हमारे पास इंटरनल लायबिलिटीज या शेयर होल्डर फंड आ गया 7,91,000। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो के लिए इस सूत्र के हिसाब से संख्या रखेंगे 4,09,000 बटा 7,91,000, हल करने पर आ गया 0.52 अनुपात 1। अगला हम निकालेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो, स्वामित्व अनुपात। तो सूत्र हो गया इंटरनल लायबिलिटीज बटा टोटल एसेट्स या शेयर होल्डर फंड बटा टोटल एसेट्स। देखिए इंटरनल लायबिलिटीज की गणना हमने ऊपर कर ली है, 7,91,000 रही थी। अब बात करते हैं टोटल एसेट्स की। तो टोटल एसेट्स की गणना हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए टोटल लायबिलिटीज होती है वो टोटल एसेट्स के बराबर होती है। टोटल लायबिलिटीज है वो इंटरनल लायबिलिटीज प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है। तो इंटरनल लायबिलिटीज तो है 7,91,000 रुपये और एक्सटर्नल लायबिलिटीज है 4,09,000 रुपये, जोड़ने पर आ गए 12 लाख रुपये। या एसेट्स के हिसाब से निकालते हैं तो टोटल एसेट्स बराबर नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स है वो पर्सन में दे रखी है, कितनी है? नॉन करंट एसेट्स है 5,60,000 रुपये और करंट एसेट्स की गणना हमने अभी करंट रेशियो में की थी तो 6,40,000 रुपये और जोड़ने पर आगे 12 लाख रुपये। देखिए टोटल लायबिलिटीज भी 12 लाख रुपये और टोटल एसेट्स भी 12 लाख रुपये। तो हम किसी भी प्रकार से गणना कर सकते हैं, हमें आना चाहिए। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी रेशियो जब निकालेंगे तो आंतरिक दायित्व इंटरनल लायबिलिटीज तो हमें ऊपर गणना कर रखी है 7,91,000 रुपये, टोटल एसेट्स आ गया 12 लाख रुपये, हल करने पर आ गया 0.66 अनुपात 1। ठीक है, तो हमने बात कर रखी है कि सोल्वेंसी रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो दोनों का योग 1 होती है।
तो अगर हमारे पास सॉल्वेंसी या प्रोप्राइटरी रेशियो में से दोनों में से एक दिया गया है तो दूसरा अनुपात हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियो बराबर 1 माइनस प्रोप्राइटरी रेशियो, तो 1 में से 0.66 अनुपात घटाते हैं तो 0.34 अनुपात 1 आ गया। अब सॉल्वेंसी रेशियो को हल करके भी देख लेते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो बराबर एक्सटर्नल लायबिलिटीज या टोटल डेब्ट बटा टोटल एसेट्स। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज या टोटल डेब्ट कितना आया था, ऊपर हल किया था तो 4,09,000 रुपये। 4,09,000 में टोटल एसेट्स 12 लाख का भाग लगाते हैं तो हल करने पर आ गया 0.34 अनुपात 1। तो इस प्रकार हमने ऋण क्षमता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात और स्वामित्व अनुपात के कुछ प्रश्न देखे हैं जो सॉल्वेंसी रेशियो के अंतर्गत आते हैं, जिससे किसी भी संस्था की शोधन क्षमता की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो आशा करता हूं कि ये सभी सवाल आप सबके समझ में आए होंगे। यदि आपको प्रश्नों में किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो आप अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।